हिंदी साहित्य में आज सुनिए उषा प्रियमवदा जी की लिखी हुई कहानी नष्ट नीड़। उषा प्रियमवदा जी की कहानियाँ जीवन के सहज विडंबना बोध की कहानियाँ हैं। ऐसे समय में जब रचना के लिए भी विमर्श के कई खाने बना दिए गए हैं, उषा जी की कहानियाँ जीवन को उसकी समग्रता में लेती हैं। तो प्रस्तुत है कहानी नष्ट नीड़। माँ कहीं पड़ोस में गई हुई थी। जाड़ों की अलस दोपहर में भुवन की आंखें झेप सी गई थीं, मगर किसी का दबा दबा कलहास सुनकर उसकी हल्की सी नींद तुरंत टूट गई। वो जरा खींचा। बरामदे के उस पार बर्तन खनक रहे थे, पानी चलने की आवाज़ और महाराज का मोटा मोटा स्वर। फिर कोई हंसा, और वो हंसी बर्तनों की खनक और महाराज के स्वर के ऊपर तैरती सी भुवन तक आई। भुवन ने अंगड़ाई ली। धूप हटती जा रही थी, शरीर अलसित था और आंखें उन्नीदी। कहारी की लड़की लाखी होगी, उसको ही घड़ी घड़ी हंसी सूझती है, और इस वक्त तो माँ भी नहीं है, पूरी छूट है। भुवन को गुस्सा आ गया। महाराज, एक गिलास पानी दे जाओ, पुकार के उसने कहा। मगर भीगे हाथों में तश्तरी पकड़े उसके ऊपर पानी का गिलास लिए लाखी आई, महाराज नहीं। आंखें बड़ी बड़ी हैं, उनमें मोटा मोटा काजल लगा रहता है, कानों में चांदी के कर्णफूल चमकते हैं और श्यामल मुख को द्युतिमान बनाए रखते हैं। काले रंग की धोती ऊपर करके कमर में खोसे रहती है, जिससे सुडौल पिंडलियां दिखाई देती रहती हैं। भुवन ने पानी पीकर गिलास वापस दे दिया, फिर स्वर कड़ा करके कहा, क्यों इतना शोर मचाती है लाखी, मेरी नींद टूट गई। लाखी का मुख अपराधी जैसा हो गया। क्या यहाँ तक आवाज़ आती है छोटे भैया? बर्तन तो खनकते ही हैं। भुवन ने घुड़क कर कहा, मैं तेरे हंसने की बात कर रहा था, जा भाग, मुझे सोने दे। लाखी सचमुच भाग आई। भुवन का क्रोध लाखी पर नहीं है, महाराज पर है। खाना बनाकर छुट्टी पा लेता है और दोपहर को सज संवर कर, बालों में तेल डालकर, मुंह में पान दबाकर घर के पिछवाड़े बैठ जाता है। हाथ में गाने की किताब लेकर आने जाने वाले लोगों से दिल लगी किया करता है, और लाखी है कि खिलखिल खिलखिल हंसा करती है। आरंभ में ही भुवन ने माँ से कहा था, मुझे तुम्हारा नया महाराज पसंद नहीं है, इसे निकाल दो। माँ ने हंसकर कहा था, जानती हूँ कि उसकी शौकीनी तुझे अच्छी नहीं लगती भुवन, पर अच्छे नौकर मिलते कहाँ हैं। ये जाना बूझा है, चोर उचक्का नहीं। भैया ने समझ बूझकर ही मेरे पास भेजा है। शौकीन है, पर मेरा क्या जाता है। मामा पर माँ के अटल विश्वास पर भुवन को और भी खींच आती है, मगर वो कुछ न कह सका। विधवा माँ इस बड़े घर में अकेली रहती हैं, एक पुरुष सेवक का रहना आवश्यक है, और अगर वो मामा का भेजा छैला महाराज है तो हर्ज कुछ नहीं। माँ को आदर से देखता है, काम ठीक करता है, ये तो भुवन को मानना ही पड़ेगा। लाखी की बुढ़िया माँ इधर उधर का काम कर देती है। लाखी की शादी कई साल पहले हो चुकी थी। फौजदारी के सिलसिले में उसका पति जेल हुआ आया था, इसलिए माँ ने गौना नहीं किया था। बाप उसका पक्का ताड़ीबाज था, रोज शाम को ताड़ी पीकर शोर मचाया करता था। कितनी बार भुवन नाराज हो चुका था, पर घर के पीछे गंद भरी बस्ती है, इसीलिए तो अपना घर छोड़ा नहीं जा सकता। लाखी का तो कहना ही क्या, मोटा मोटा काजल लगाती है, बर्तन खनकाती है और महाराज के साथ जोर जोर से हंसती है। भुवन के ये समझ में नहीं आता कि लाखी महाराज से क्या पाती है। धूप जा चुकी थी। भुवन उठा और अंदर कमरे में जाकर लेट गया। लाखी, तेरा दूल्हा कैसा है? महाराज ने पूछा। धत, महाराज ने हंसकर पूछा, मुझसे अच्छा है? भुवन से रहा नहीं गया, जोर से पुकारा, महाराज। फिर उधर सन्नाटा हो गया। लाखी ने धीरे धीरे बर्तन धोकर रखे और दबे दबे पैरों से भाग गई। उसे छोटे भैया से बहुत डर लगता है। उधर भुवन ने करवट बदली। मन में किसी ने पूछा, भुवन, तुम्हें किसी की हंसी दिल लगी क्यों नहीं भाती? भुवन इस प्रश्न का उत्तर न दे सका। दुनिया को कोई धोखा दे ले, पर अपने को? सुधीरा भी तो यूं ही हंसती थी, पर कहाँ लाखी और कहाँ सुधीरा। एक कहार की लड़की बर्तन मांजती फिरती है, दूसरी सभ्य और सुसंस्कृत परिवार की लाडली बेटी, पर अल्हड़पन तो दोनों में ही एक सा है। सुधीरा। भुवन ने करवट बदली। सुधीरा को कुछ लोग देखकर पसंद कर गए थे। भुवन उन दिनों घर आया हुआ था। लौट कर प्रोफेसर कृष्ण के घर गया तो उनकी पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, भुवन, सुधीरा तो अप्रूव कर ली गई। ओह, सच? भुवन ने आनंदित होकर कहा, तब दावत रहे, क्यों सुधीरा? सुधीरा कुछ नहीं बोली।
जब उसकी माँ काम से कहीं चली गई तो भुवन ने चिढ़ाते हुए पूछा, सुधीरा, तुम्हारा भावी पति कैसा है? चंचल सुधीरा अत्यंत शांत थी। घनी बरौनियों वाले पलक उठाकर कुछ क्षण अपलक भुवन की ओर देखती रही, फिर अनायासी कहा, धत। फिर कुछ चुप रहकर कहा, तुमसे अच्छे हैं। ओह, क्यों? क्या तुम समझते हो कि तुमसे कोई अच्छा हो ही नहीं सकता? सुधीरा अपने हृदय से उठता हाहाकार छिपाना चाह रही थी। भुवन ने करवट बदली। माँ लौट आई थी। सो रहे हो भुवन? महाराज से चाय बनवा ली होती। महाराज को अपने कृष्ण कन्हैयापन से ही फुर्सत कहाँ है। पानी मांगा तो लाठी से भिजवा दिया और सारी दोपहरी गा गा कर हंस हंस कर सोने नहीं दिया। माँ एक सांस में इतने सारे आरोप सुनकर चौके की तरफ बढ़ती हुई बोली, अच्छा, बड़ा दुष्ट हो गया है ये। फिर बहुत देर तक वो नहीं लौटी। भुवन ने सोचा कि अवश्य ही महाराज पर इतनी देर से डांट पड़ रही होगी। तरस खाकर वो उठ बैठा कि जाकर माँ को हटा ले। चौके के द्वार पर देखा कि माँ बैठी मटर छील रही हैं। महाराज कहाँ गया? जाने कहाँ गया, पान की दुकान पर बैठा होगा। मटर छौंकने को कह गई थी सो छीली भी नहीं, परेशान कर रखा है। वो तो मामा ने समझ बूझ कर तुम्हारे पास भेजा है ना। भुवन से रहा नहीं गया। माँ मटर छीलती रही। बेटे का व्यंग चुपचाप सह लिया। मायके से भेजा गया नौकर जो ठहरा। तभी लाखी ने दरवाजे से झांका तो माँ का क्रोध उस पर निकला। तू बड़ी सिर चढ़ गई है लाखी। कभी कभी तो भुवन घर आता है, तू उसे आराम नहीं करने देती। देख, तेरे बाप से कहकर कैसी कुटम्मस कराऊंगी। महाराज कहाँ है? लाखी के होंठ पान से रंगे थे। सहम कर बोली, पान की दुकान पर। जाकर उसे भेज दे, बड़ा पान का शौकीन बना है। माँ भुनभुनाती रही। भुवन कौतुक से लाखी के मुंह की ओर देख रहा था। यहाँ से जाकर महाराज ने पान वाली से पान लगवा कर लाखी को खिलाए होंगे। पान वाली से मजाक किया होगा। लाखी जान छुड़ाकर भागी। थोड़ी देर में महाराज बेफिक्री से आया। लगता था कि लाखी ने सचेत कर दिया था, मगर फिर भी मुद्रा में कोई परेशानी नहीं थी। जूते उतार कर कहा, हटिए माँ जी, मुझे करने दीजिए। भुवन हटाया। पता नहीं महाराज पर क्या बीती। माँ जब आई तो गुस्से से मुंह अब तक लाल था। पक्का बेहया है, उस पर कहने का कोई असर थोड़े ही है। लाखी तो बच्ची है, उसे फुसला फुसला कर। माँ ने बात आधी छोड़ दी। भुवन अधलेटा सा था। माँ को देखता रहा। कुछ देर बाद माँ ने कहा, अमर की भाभी की फुफेरी बहन की सगाई हो गई, अगले महीने ब्याह है। स्वर में दर्द आ गया। भुवन, तुम कब तक? भुवन ने कहा, लाखी ससुराल क्यों नहीं जाती? जैसे माँ की बात सुनी ही ना हो। क्या जाएगी ससुराल? करमफूटी को दूल्हा भी तो ऐसा मिला है, गुंडा। उसकी माँ नहीं भेजती। पर तुम मेरी बात को क्यों टाल गए? प्रोफेसर कृष्ण ने कितना जोर दिया था, अगर बात मान ली होती तो। भुवन के दिल पर किसी ने ठक से वार किया। सुधीरा का विवाह भुवन से करने का प्रोफेसर कृष्ण का कितना मन था। आखिरी बार जब सुधीरा से मिला था तब वो कितनी कुंभला गई थी। कुर्सी पर सफ़ेद शॉल ओढ़े बैठी थी। उस सफ़ेदी के साथ उसका मुख अत्यंत पीला लग रहा था। भुवन को देखकर आंखों में कुछ ज्योति सी आ गई थी। बैठिए। पर वो स्वयं उठकर खड़ी नहीं हुई थी। कुछ बीमार हो क्या? भुवन ने पूछा था। उत्तर उसकी माँ ने दिया था। हाँ, तबीयत ठीक नहीं रहती। परिवार वहाँ का बहुत बड़ा है, बहुत काम करना पड़ता है। उनका स्वर भारी था। आवाज़ में कुछ क्षोभ, कुछ उलाहना सा था। कितने दिन रहोगी? भुवन ने दूसरा प्रश्न पूछा। ये पहला ही अवसर था जब वो समझ न पा रहा था कि सुधीरा से क्या बात करे। नहीं तो उन दोनों की बातें तो निर्झर की तरह अबाध गति से चलती थीं। छेड़ना, खिजाना, रूठना, हंसना। अब तो कई महीने रहेगी, माँ ने उत्तर दिया था। तब भुवन के मस्तिष्क में असली बात कौंध गई और उस ज्ञान की पीड़ा इतनी गहन और तीव्र थी कि भुवन को लगा कि उसके मुलायम मांस में दूर तक कोई पैनी चीज धंसती चली गई है। एक क्षण को वो हतबुद्धि सा रह गया। सुधीरा अपलक नेत्रों से भुवन को देख रही थी। भुवन ने उसकी ओर देखा तो उन आंखों में लज्जा न आई, बल्कि वो दीन कातर हो क्षमा याचना सी कर रही थी। किस बात की? भुवन ने जानना चाहा। सुधीरा का अपराधी तो भुवन ही है ना? कुछ देर तक वो गुमसुम बैठा रहा, फिर उठकर चला गया। लाखी की बूढ़ी माँ ने जोर जोर से महाराज को गालियां दे देकर घर सिर पर उठा लिया, पर महाराज पर कुछ असर न हुआ। मसाला पीसता रहा और आंख दबाकर मुस्कुराता रहा। बूढ़ी मेहरी और जोर से चिल्लाई। भुवन ने किताब बंद कर दी।
सोचा था कि 15 दिन घर जाकर कुछ आराम करेगा, मगर लाखी और महाराज का किस्सा रोज नया रूप धारण कर रहा था। तब तक माँ घटनास्थल पर पहुंच गई थी। सहमी और दुबली सी खड़ी लाखी को धक्का देकर मेहरी ने कहा, माँ जी, इस लड़की ने तो कहीं मुंह दिखाने जोग नहीं रखा। क्या हुआ? क्या हुआ? कल रात को चुड़ैल महाराज के साथ सिनेमा देखने गई थी। कल्लू के बाप ने देखा तो आकर 4 बातें मोहल्ले भर में कहीं। इसके ससुराल वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे? भुवन को हंसी आ गई। उसने सोचा कि सिनेमा हॉल केवल शिक्षित वर्ग के ही मिलन का स्थान नहीं रहे, मगर महाराज की शौकीनी माननी पड़ेगी। कुछ देर बाद लौटकर माँ ने भुवन से कहा, मुझे तो इन सब पर हंसी आती है। मैं सब जानती हूँ। बुढ़िया चाहती है कि बेटी का कहीं अच्छी जगह ठिकाना हो जाए, ऊपर से बड़बड़ाती है। और दोपहर को फिर वही कलहास, बर्तनों का खनकना और महाराज का गाने गुनगुनाना। माँ, तुम्हारे नौकरों ने तो नाक में दम कर रखा है, भुवन ने शिकायत की। अपने नौकरों की हर समय आलोचना करना माँ को खटक गया। तुम भी तो हरदम घर में पड़े रहते हो, न कहीं आना न जाना। छुट्टियां हैं तो कहीं आओ जाओ, घूमो फिरो। ममता जब भी मिलती थी कहती थी कि भुवन आए तो बताइएगा, मिलने आऊंगी, वहीं हो आओ। मैच मेकिंग माँ की हॉबी है। फलाने के साले से अगर फलाने की लड़की की शादी हो जाए, अमुक की चचेरी बहन और अमुक के बहनोई के छोटे भाई का जोड़ा बड़ा अच्छा रहेगा। यहाँ तक कि लाखी और महाराज भी नहीं बचे। अपनी बहू तो न जाने किस किस को बनाना चाहती हैं। भुवन ने कोई उत्तर नहीं दिया। बुढ़िया गौना करने वाली है लाखी का, पर लाखी कहती है जाएगी नहीं, पंचायत होगी। फिर कुछ रुक कर कहा, उस गुंडे से तो हमारा महाराज लाख दर्जे अच्छा है। 15 साल की लाखी में इतनी दृढ़ता है, ये जानकर भुवन को आश्चर्य हुआ। पंचायत क्यों होगी? अगर महाराज के साथ रहेगी तो। माँ ने बात आधी छोड़ दी, क्योंकि हरी की दादी आंगन तक चली आई थी। बस अकेला रह गया भुवन और रह गई सुधीरा की स्मृति। ये याद भी ना जाने कैसी है कि समय असमय जग कर भुवन को उद्विग्न उन्मन कर जाती है। सुधीरा को पा सकता था, बस हाँ करने भर की देर थी, पर क्यों नहीं की हाँ? क्यों स्वीकृति नहीं दी? भुवन ने न जाने कितनी बार अपने को धिक्कारा और कोसा था, पर तब तक तो वो विवाह के बंधन में पड़ना नहीं चाहता था। प्रोफेसर कृष्ण उसे बहुत मानते थे। सुधीरा से भी बरसों का परिचय था, पर तब तो ना कर दी थी और जिद पर अड़ा रहा था। सुधीरा जानकर खूब रोई थी। ऐसा निर्मम है भुवन, ऐसा हठीला। पर ऊपर से उसने व्यवहार में अंतर न आने दिया था। भुवन को देख अब भी उसका मुख स्निग्ध आभा से दीप्त होता था। भुवन कमरे में अकेला था। कमरा था सुधीरा का। सुधीरा की कुछ सखियां आई हुई थीं और वो उनका दूसरे कमरे में सत्कार कर रही थी। वो किसी काम से इधर आई, मधुर विस्मय से कहा, अरे तुम हो, कब से बैठे हो? माँ तो बाजार गई हैं। अभी आया हूँ। अच्छा, उन लोगों को विदा कराऊं? अभी आई, जाना मत। अच्छा, कहकर भुवन बाहर की ओर देखता रहा। कुछ देर में देखा कि 3 युवतियों को विदा कर चप्पल पगों से सुधीरा वापस आ रही है। सुधीरा कमरे में आकर पलंग पर बैठ गई, हाथ बालों पर फेरती हुई बोली, बड़ी बोर हैं तीनों, जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। भुवन खिड़की के पास खड़ा रहा, फिर मुड़कर बोला, माँ कहाँ गई हैं? कुछ साड़ी वाड़ी लेने गई हैं। क्यों, क्या मुझसे डरते हो? बहुत, हल्के से मुस्कुराकर भुवन ने कहा। न जाने सुधीरा के दिल में कैसा लगा। वो उठकर भुवन के पास जा खड़ी हो गई। डरते हो कि कहीं बंध ना जाओ? भुवन ने विचित्र सी दृष्टि से सुधीरा को देखा और कुछ कहने जा ही रहा था कि सुधीरा ने अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर रख दिए। भुवन, भुवन, भुवन। सुधीरा तुम? भुवन ने सुधीरा के तरल सजल नेत्र देखे। क्या तुम बिल्कुल पत्थर ही हो भुवन? सुधीरा का कंठ आर्द्र हो गया था। घबराओ मत भुवन, अब तुम्हें तंग करने को नहीं रहूंगी, चली जाऊंगी, परसों से मेहमान आने लगेंगे। उसका स्वर मंद और कंपित था। भुवन का हृदय भर आया। उसे लगा कि उसके अंदर कठोर लौहपिंड पिघल गया है। इतने दिनों का परिचय, इतने दिनों का नाता। उसने मृदुलता से सुधीरा को बाहों में भरकर उसके केशों में अपना मुख छिपा लिया। भुवन का शरीर एक स्वर्गिक अनुभूति से पुलक उठा। साथ ही एक अव्यक्त विषाद ने बाहें फैला उसे ढांक दिया। कुछ क्षण बाद भुवन ने जब सुधीरा को छोड़ा तो देखा कि उसका मुख नीरव अश्रुओं से भीगा हुआ है। एक मौन निष्कंप शिखा सी वो जलती रही। भुवन मुड़ा और भारी कदमों से बाहर आ गया।
फिर भुवन पिंजड़े में बंद पक्षी की तरह फड़फड़ाया था। मेहमान आने लगे हैं, निमंत्रण पत्र जा चुके हैं। प्रोफेसर कृष्ण अब क्या मानेंगे? पर क्या सुधीरा चली जाएगी और वो देखता रहेगा? मगर कितनी बदनामी होगी। वर पक्ष के लोग क्या कहेंगे, कैसे मानेंगे? और सुधीरा, और सुधीरा। दिन इतने पास आ गए थे कि गिनने की जरूरत नहीं थी। बस बीच में एक सप्ताह और था। माँ का कितना मन था कि सुधीरा उनकी बहू बनती। प्रोफेसर कृष्ण खुद भुवन से सुधीरा का विवाह करना चाहते थे, पर भुवन ने यह नहीं जाना था कि वो न करके अपनी ही खुशी ठुकरा रहा है। सुधीरा से बरसों का परिचय है, स्नेह है, पर पत्नी? भुवन ने यह कहकर टाल दिया था कि वो अभी शादी नहीं करेगा। सुधीरा उसके अस्तित्व का एक अभिन्न अंग बन गई है, ये तो तब अनुभव किया जब सुधीरा के द्वार पर आम के पत्तों की वंदनवार बंध चुकी थी। और तब भुवन को ऐसा लग रहा था कि जैसे सुधीरा जा नहीं रही है, बल्कि भुवन के शरीर का अंग काट डाला गया है। अपने कमरे में बैठे बैठे भुवन ने अनेक बेसिर पैर की योजनाएं बनाई, मगर एक बात का ज्ञान उसे तोड़ सा देता। सुधीरा चली जाएगी, सुधीरा चली जाएगी। फिर भी भुवन प्रोफेसर कृष्ण से मिलने गया। संयोग से वो अकेले मिल गए। थके से आराम कुर्सी पर बैठे थे। आओ भुवन, बहुत दिनों में आए। भुवन कुर्सी खींचकर बैठ गया। एक क्षण तक अपने विचारों में क्रम लाने का प्रयास किया, फिर धीरे से कह डाला, प्रोफेसर साहब, आप मुझे पता नहीं क्या समझेंगे, मगर मैं सुधीरा से शादी करना चाहता हूँ। अपार विस्मय और कुछ विमूढ़ता से प्रोफेसर कृष्ण ने भुवन की ओर देखा। भुवन की भवें बहुत घनी थीं। उसके नीचे मेधावी आंखों में विचित्र सी ज्वाला थी। भुवन अत्यंत गंभीर है, वो जान गए। निरुत्तर हो कुछ देर पेंसिल उंगलियों में हिलाते रहे। मगर भुवन, तुमने तो जब बिल्कुल ही मना कर दिया, तब मैंने कहीं और बात की, पर अब? तब मैंने गंभीरतापूर्वक नहीं सोचा था। मुझे अनुमान भी न था कि मुझे ऐसा लगेगा। अब मुझे लगता है कि... भुवन ने बात आधी छोड़ दी। क्या समझाए प्रोफेसर कृष्ण को? मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या महसूस कर रहे होगे, पर भुवन, अब तो कुछ नहीं हो सकता है। मेरी पोजीशन भी तो सोचो, कितनी बदनामी होगी। वो मेरे सबसे पुराने मित्र का लड़का है, सभी तरफ से। अब तो बहुत देर हो चुकी भुवन। भुवन का कुछ और कहने को मन नहीं हुआ। वो जानता था कि वो यही कहेंगे। चाहे तो क्या शादी रोक नहीं सकते? तमाम तरीके हैं, मगर वो क्यों रोकें शादी? क्या ऐसे वैसे किसी के कहने से कोई अपनी लड़की की शादी रोक देगा? भुवन की आंखों की ज्वाला बुझ गई। उनमें एक सूनापन आ गया। उसे लगा कि कमरे की दीवारें ऊंची और ऊंची होती जा रही हैं। वो उठकर खड़ा हो गया। उसके दिल पर भारी बोझ रखा था। स्थिर संयत कंठ से कहा, कोई बात नहीं, इसे भूल जाइए। और कमरे से ऐसे निकल आया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर वो अच्छी तरह समझ रहा था कि वो अपने पीछे अरमानों को जलता छोड़ आया है। बाहर निकलकर कुछ देर तक वो अनिश्चित सा खड़ा रहा। फिर न जाने क्या मोह उसे अंदर खींच कर ले गया। अंदर अच्छी खासी भीड़ थी। उनमें से किसी ने पहचान कर पूछा, किसे खोज रहे हो भुवन बाबू? सुधीरा। वो नहा रही है, अभी बैठिए। भुवन नहीं रुका। अगर सुधीरा मिल जाती तो कुछ बात कर लेता, पर अब इंतजार करना उसे दुस्सह हो रहा था। वो एकांत चाह रहा था, अंधेरा, सन्नाटा। भुवन से यह भी ना हो सका कि अपने को काम में उलझा लेता। पहले की तरह अस्पताल जाता, मरीज देखता, पर अपने को खोखला सा पाता। हर काम के लिए अपने को ढकेलना पड़ता। लगता कि अंदर कोई चीज़ मर गई है, उसमें फिर से प्राण नहीं आ सकेंगे। वो स्वयं डॉक्टर है, लोगों को स्वस्थ करेगा, जीवन दान देगा, मगर वो स्वयं मृत है, अचेतन। उस दिन चुप लेटा था, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। भुवन बाबू, भुवन बाबू। प्रोफेसर कृष्ण का नौकर था। बिना कुछ कहे उसने एक पत्र पकड़ा दिया। सुधीरा ने 2 पंक्तियां लिखी थीं। मैं कल चली जाऊंगी भुवन, क्या मुझे विदा देने भी ना आओगे? कलम उठाकर उसी के पीछे लिख दिया, सुधीरा, एक दिन तुमने मुझे पत्थर होने का उल्हाना दिया था, इसी से नहीं आया, क्योंकि पत्थर नहीं हूँ। मुझे माफ़ कर देना सुधीरा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, पर मैं स्वयं भी खुद कहाँ रह पाया। अगर लिखने बैठूं तो रातें बीत जाएंगी, पर मेरी बातों का अंत न होगा। तुम्हारी आंखें रीति हो जाएंगी, मगर वे सारे आंसू भी मेरा दर्द न मिटा सकेंगे। दोषी तो मैं ही हूँ सुधीरा। मैं हृदय से कामना करता हूँ कि तुम सुखी रहो। नौकर ने कहा, मांझी ने बुलाया है, कह देना तबीयत ठीक नहीं है। नौकर पत्र लेकर चला गया। पूरे साल भर बाद जब सुधीरा को देखा तो वो सफ़ेद शॉल ओढ़े थी
उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उज्ज्वल आंखें गीली गीली सी थी। भुवन उठकर चला आया था। पंचायत बुलाई गई थी। निश्चय ही था कि लाखी का पति से संबंध विच्छेद हो जाएगा। लाखी की आंखों में उल्लास था, मुख को यथासाध्य गंभीर बनाए रखती थी, पर आंखें प्रदीप्त रहती थीं। अब कभी कभी दोपहर में सुनाई देता, महाराज महाराज। हाँ री, महाराज अपना मोटा स्वर यथासाध्य कोमल बनाकर कहता। पर उस दिन माँ सुबह ही सुबह परेशान सी पुकारने लगी, भुवन भुवन। महाराज कहाँ गया? महाराज तो घर में है ही नहीं। क्या? महाराज भाग गया? चलो अच्छा हुआ, पूरी तरह जाग कर भुवन ने कहा। मजाक छोड़ो, जाने कहाँ गया? माँ परेशान हो उठी। भुवन चारपाई पर बैठ गया, अंगड़ाई लेकर कहा, क्या बात है? बात क्या है? पीछे का दरवाज़ा खुला पड़ा है, महाराज अपने कपड़े लत्ते समेत गायब है। लाखी चौका बर्तन को आई तो देखा कि दरवाज़ा खुला पड़ा है। उसने कोठरी में झांका तो उसका बक्सा बिस्तर गायब पाया। हाय, कहीं कुछ उठाकर तो नहीं ले गया? मामा का भेजा नौकर था, चोर उचक्का तो था नहीं। क्या सुबह सुबह नींद खराब कर दी? उधर लाखी बैठी रो रही थी। मेरी जान को आफत है, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अब तो लाखी का गौना जरूर कर देगी बुढ़िया। कर देने दो, तुम्हें सारी दुनिया की फिक्र क्यों है? मैं तो एक नज़र देखकर जान गया था कि महाराज कैसा है। हार कर माँ ने कहा, ठीक है, तुम्हारा सा पत्थर दिल कहाँ से लाऊं? और वापस लौट गई। 2 ही दिन बाद माँ ने खोज ढूंढकर एक बड़े बड़े दांतों वाली ब्राह्मणी महाराज की जगह लगा ली। किसी के बिना किसी का काम रुकता थोड़े ही है। एक दिन शाम को लाल लहंगा और नीली चुनरी पहने लाखी अपनी माँ के साथ आकर आंगन में खड़ी हो गई। ससुराल जा रही है, उसकी माँ बोली। गौना कर दिया, जिसकी है वही ले जाए। मिसरानी तमाशा देखने चौके के द्वार पर आकर खड़ी हुई। लाखी ने सजल नेत्रों से उसे देखा, फिर उसकी आंखें नल की ओर गईं, जिसके नीचे बैठकर बर्तन मांजा करती थी। वो घुटे स्वर में रो उठी। भुवन के हृदय में कचोट सी उठी। कितना अकड़ता था उसे लाखी का हंसना खिलखिलाना। क्या जानता था कि वो अपनी आंखों से ही उस नीड़ के तिनके बिखरते देख लेगा। लाखी सिसकते सिसकते चली गई। माँ ने दुख से कहा, चली गई बेचारी, कितना रो रही है। फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, घर से जाते हुए दुख तो सभी को होता है, बड़े घर की लड़कियां क्या नहीं रोती हैं? बड़े बड़े दांत निकाल मिसरानी ने विज्ञों की तरह सिर हिलाया। क्यों नहीं रोती हैं माँ जी? घूंघट के अंदर दबे दबे सिसकियां लेती सुधीरा का चित्र भुवन के आगे घूम गया। चलते हुए इक्के पर से लाखी ने चीख मारी और वो अवश्य करुण चीख दूर तक, गहराई तक भुवन का हृदय भेदेती चली गई। अभी आप सुन रहे थे उषा प्रेमवदा जी की लिखी हुई कहानी नष्ट नीड़। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।